मैथमेटिक्स की आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए यहाँ पे आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट का। तो पहला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या दिया गया आपको कि इसमें पूछा गया है इन हाउ मैनी वेज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 कैन बी एक्सपेंडेड, कि डिटर्मिनेंट को कितने तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आपको ये बेसिक जानकारी पहले से ही है कि 3 रो और 3 कॉलम के रेस्पेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कर सकते हैं और हर एक्सपेंशन के बाद जो वैल्यू हमारे पास आती है वो इक्वल आती है। ठीक है जी। अब देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चंस को आपको सिखाया जाएगा। पहला जो सॉल्यूशन है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसमें क्या किया है, इसमें गिवन डिटर्मिनेंट को दो टुकड़ों में ब्रेक किया है। ठीक है जी। ऐसा करने से यहाँ प्लस आ गया और हमने 3 स्क्वायर प्लस के, फर्स्ट कॉलम के अंदर क्या है 3 स्क्वायर प्लस के, और यहाँ पे भी थर्ड कॉलम में भी क्या है 3 स्क्वायर प्लस के। तो इस वजह से 3 स्क्वायर प्लस के चूंकि इक्वल वैल्यू आ रही है, इसलिए हमने क्या किया, इसको दो डिटर्मिनेंट के सम में हमने इसको ब्रेक कर दिया। क्लियर। इससे क्या होगा कि एक वैल्यू हमारी शून्य आ जाएगी। अब हमारे पास इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करना रहेगा। क्लियर। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये वैल्यूज हमने रख दी। और उसको रखने के बाद, ऐसा रखने के बाद के को एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम ये चाह रहे हैं कि इसमें जो के है वो कम से कम रो या कॉलम में प्रेजेंट रहे। तो इस के को हम डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे ये एंट्रीज आपकी 7 और 9 बचेंगी। अप्लाई किया है ऑपरेशन R3 माइनस R2 और R2 माइनस R1। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने सीधे, अब एक ही एलिमेंट हमारा के की टर्म में बचा है, तो हमने इसको क्या किया, एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने के बाद के की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, 1 आती है जी। एक मेथड आपका ये हो गया। सब्जेक्टिव मेथड में आप इस तरीके से, जैसे एलटी का मेंस का एग्जाम आता है या फिर जीआईसी लेक्चरर का मेंस का एग्जाम आता है, जो रिटर्न वाले एग्जाम होते हैं, उसमें आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आज जो हम लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें दोनों तरह की चीज़ें आपके सामने रहेंगी, सब्जेक्टिव किस तरीके से और प्लस ऑब्जेक्टिव। अब कारण क्या है कि जो एग्ज़ाम है, जैसे केवीएस का है, एनवीएस का है, ईएमआरएस का है, सब में सब्जेक्टिव पोर्शन अब आने लगा। ठीक है जी। 10 से 20 क्वेश्चन सभी एग्जाम में आते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन साइड में प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि आपकी दोनों तैयारी हो जाएंगी। अगर आपको नोट करना है तो एक ही क्वेश्चन के दो तरीके आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हमें इसको करना है ऑब्जेक्टिव मेथड से। तो आप इसमें क्या अप्लाई करेंगे, देखिए जब ये क्वेश्चन मुझे ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के अंदर दिया जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो आपकी C3 है, थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम में से जो आपका C1 कॉलम है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें C3 माइनस C1 अप्लाई करूँगा। ऐसा करने से ये एंट्री 3 स्क्वायर और के वाली, ये एंट्री हमारी डिलीट हो गई। अब सीधी जो एंट्री हमारे पास बचेगी वो 9 प्लस के बचेगी, 16 प्लस के बचेगी और 25 प्लस के बचेगी। ठीक है जी। यहाँ पे ये एलिमेंट 16 आएगा, ये 25 आएगा और ये 36 आएगा, और ये एंट्री हमारे पास 3 4 5 आएंगी। ठीक है। इक्वल टू हमने क्या किया, 0 किया। अब इस स्टेप पे आके आपको क्या डिसीजन लेना है, एक डिसीजन तो यही वाला है कि आपने इसको क्या किया, ये एप्लीकेशन आप करेंगे R3 माइनस R2, R2 माइनस R1। ठीक है जी। ऐसा करने से यही वाला सॉल्यूशन ऑपरेट हो जाएगा। क्लियर। एक तो वैल्यू ये होगी हमारे पास। दूसरी चीज आप इसके अंदर क्या लगा सकते हैं, अब देखिए बाकी कैलकुलेशन देखने के बाद हमें क्या आइडिया लग रहा है यहाँ पे कि इसमें के को एलिमिनेट करने के अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बाकी लाइन लिखेंगे नहीं। अब यहाँ पे देखिए इस के को एलिमिनेट करने के लिए हमें R3 R2 में से R1 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। तो वो एंट्रीज हम क्या करेंगे, यहीं पे लिख लेते हैं। ये एंट्री आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। मैं बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव में कैसे काम करना है। अब इससे इसको माइनस करेंगे R2 माइनस R1, तो के कट जाएगा।
और 16 में से 9 घट के कितना बचेगा, 7 बचेगा। ऐसे ही 25 में से 16 घटा के आपका ये एलिमेंट कट जाएगा, ये आपका 9 बचेगा और ये एलिमेंट आपका 1 बचेगा। इस तरीके से कम जगह में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के अंदर आपको कम जगह में क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है, तो वहाँ पे ये चीज़ें आप ऑपरेट कर सकते हैं, तो हमारी लाइनिंग बच जाएंगी लिखने वाली। ठीक है जी। अब इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे 25 में से 9 आप माइनस करेंगे तो 16 बचेगा और यहाँ पे आपका 20 बचेगा और 5 में से आपका 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक है जी। ऐसा कर सकते हैं, या फिर R2, ये हमने क्या किया था, इसको माइनस किया था, अब इसको भी माइनस कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं दोबारा सब्ट्रैक्ट करता हूँ। अब इसमें हमने क्या किया, R3 में से R2 को सब्ट्रैक्ट किया। ऐसा करने से फ़ायदा क्या हो रहा है कि 16 में से, इसमें 25 में से 16 घटाएंगे तो ये क्वांटिटी हमारे पास 9 बचेगी और 36 में से आप 25 घटाएंगे तो 11 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। तो ये हमारे पास कंसेप्ट ईजी हुआ कि यहाँ पे 1 1 बच गया है। अब आप क्या करेंगे, जो कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करा है R3 माइनस R2, ये फर्दर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें कि C2 माइनस C1, ये सारा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन कर देंगे। क्लियर? ठीक है जी। तो हमारे पास एक्सपेंशन करने के बाद k की वैल्यू हमारे पास 1 ऑब्टेन्ड हो जाएगी। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में आप अप्रोच कर सकते हैं। अब ये मेथड आपका ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट था। अब एक मेथड आपके माइंड में हो रहा सकता है, मेथड सेकंड ऑब्जेक्टिव पैटर्न के लिए। ठीक है जी। वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इस k की वैल्यू को 0 बढ़ते हुए क्रम में -1 0 फिर 1 फिर 2 रख के देख सकते हैं कि वैल्यू किससे 0 आ रही है। लेकिन ये प्रोसेस यहाँ पे चूंकि एक सिस्टम नहीं बन रहा है प्रॉपर, ऐसा नहीं दिख रहा है कि हम सीधे सीधे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपकी वैल्यूशन क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू मतलब ऑब्जेक्टिव मेथड से फाइंड आउट करने में ये वैल्यूशन आपकी क्या हो जाएगी, मतलब ये जो प्रोसेस है वो लेंदी हो जाएगा। तो जो हिट एंड ट्रायल वाला मेथड है उसको भी सोच समझ के अप्लाई करना है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। देखिए इसमें अगर हमें दिया है कि एक्स वाई जेड हमारे पास सभी डिस्टिंक्ट नंबर हैं और एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास 0 आ रही है, तब आपको एक्स वाई जेड के प्रोडक्ट की वैल्यूएशन फाइंड आउट करनी है। क्लियर? सब्जेक्टिव मेथड किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे भी 2 तरीके हैं। इसको मैं मेथड फर्स्ट लिख देता हूँ क्योंकि वो सबके सोल्व करने का तरीका अलग अलग होता है। यहाँ पे क्या किया, इसमें जो लास्ट वाला कॉलम है ये 2 एलिमेंट का सम है। ठीक है जी। तो 1 1 के साथ अलग कर देंगे और एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब के साथ इसको अलग कर देंगे। ठीक है। ऐसा करने के बाद ये अलग हो गई और यहाँ से कॉमन लेंगे C1 में से, सॉरी R1 R2 R3 में से जेड को, एक्स वाई जेड को कॉमन लेंगे। अब ये हमारे पास क्या हो गई, सेम आ गई। अब यहाँ थोड़ा सा अंतर है इसमें। अब यहाँ पे इसको सेम करने के लिए फर्स्ट एल जो आपका फर्स्ट कॉलम है इसको पहले इधर लाना पड़ेगा, तो एक माइनस का चेंज आएगा, फिर उस एंट्री को हमें इधर लाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो आप ऐसा करके देख सकते हैं कि यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया और ये जो एंट्री है वो हमारी 80 रही। फिर इसको इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ एक्स आएगा, यानी कि 2 चेंज हमें करने पड़े, तो एक नेगेटिव तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है जी। तो इसलिए इसने क्या किया, यहाँ पे इसको डायरेक्ट कॉमन ले लिया, चाहे इसमें आप चेंज कर लें और चाहे इस वाली में चेंज कर लें, फर्स्ट वाली में या फिर सेकंड वाली में। क्लियर? और ब्रैकेट में बचेगा 1 + x वाई जेड। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारे पास, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो वैसे तो यहाँ पे 2 0 बना के दिखाना चाहिए हमें, अगर हम पूरा सब्जेक्टिव मेथड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसमें R2 माइनस R1 और R3 माइनस R2 ऐसा करेंगे। ऐसा करने के बाद यहाँ पे x रहेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा। ठीक है जी। यहाँ y माइनस एक्स आएगा, यहाँ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो y माइनस एक्स और y प्लस एक्स, इसको हम बना लेंगे। और यहाँ पे ये वैल्यू 1 आई थी, इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू 0 आ जाएगी और यहाँ पे z माइनस एक्स और यहाँ पे z माइनस वाई और z प्लस वाई।
ठीक है जी। और फिर यहाँ पे 2 जीरो जनरेट होगी, 1 जीरो यहाँ जनरेट होगी, 1 जीरो यहाँ जनरेट होगी। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर लेंगे। एक्सपेंशन करेंगे उससे पहले हम यहाँ पे कॉमन भी ले लेते हैं, तो y माइनस एक्स कॉमन आएगा और z माइनस एक्स कॉमन आएगा इसमें। ठीक है जी। अब जो रिजल्ट मुझे ऑब्टेन होना है x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स, तो जो यहाँ पे रिजल्ट ऑब्टेन होगा उसको मैं बता देता हूँ आपको। x माइनस वाई में से एक माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, z माइनस एक्स सही है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास आएगी वो z माइनस वाई आएगी। एक माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये एक्सपेंशन आपके पास बचेगा x माइनस वाई, फिर y माइनस जेड और z माइनस एक्स। ये आपका सर्कुलर ऑर्डर में बनता है एक्स वाई जेड, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इस तरीके से बनता है। स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, ये भी आपने याद किया होगा। स्टैंडर्ड रिजल्ट भी देख लीजिए कि जब हमारे पास 1x एक्स स्क्वायर आएगा, 1y वाई स्क्वायर आएगा, 1z जेड स्क्वायर आएगा, तो जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स आएगा। लेकिन आपको ऑपरेटिंग करने का जो सिस्टम है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद कीजिए। अगर सब्जेक्टिव एग्जाम आता है तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको एक्सपेंड करके इस तरीके से दिखाएंगे। यहाँ नहीं दिखा गया है, सीधा लिख दिया है, तो वो इस तरीके से अप्लाई करना है जैसे मैंने आपको बताया। ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे साथ ब्रैकेट में आया 1 प्लस एक्स वाई जेड, ये पूरा सब्जेक्टिव मेथड हो गया। अब एक्स वाई जेड क्या है, देखिए बराबर नहीं है। आपको दिया गया है कि एक्स वाई और आर ऑल डिस्टिंक्ट, ये बराबर नहीं है, तो ये क्वांटिटी कभी भी जीरो नहीं होगी, ये भी जीरो नहीं होगी, ये भी जीरो नहीं होगी। तो ये पार्ट हमारा क्या हो गया, नॉन जीरो हो गया। तो इस पार्ट को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। क्लियर होगी बात आपको ये? तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है जी, सब्जेक्टिव पूरा समझ में आ गया। अब हम चलेंगे ऑब्जेक्टिव मेथड के ऊपर। तो सबसे पहली बात तो इसमें यही है, देखिए कि एक्स वाई जेड हमारे पास क्या है, सभी डिस्टिंक्ट नंबर है। तो हम एक्स को क्या करते हैं, जीरो ले लेते हैं, और तो यहाँ मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन किया है कि ये सारी जो वैल्यूज हैं आपके पास नॉन जीरो हैं। ठीक है जी। अब नॉन जीरो वैल्यूज हमारे पास हैं, इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि अदरवाइज हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो शून्य आता। तो यहाँ पे ये चीज़ इसमें क्वेश्चन में छूट रही है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको ऑब्टेन करनी है, तो आप एक्स को 1 रख लीजिए और वाई को -1 रख लीजिए और जेड को आप 2 रख लीजिए। ठीक है, अब देखिए काउंटर जो वैल्यूज हमने ली हैं इसको रखने से यहाँ पे ये कंफर्मेशन हमें नहीं आएगी कोई भी काउंटर एग्जाम्पल लेने से कि यहाँ पे आपका जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो जीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि काउंटर एग्जाम्पल लेने वाला जो मेथड है वो इसमें वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको ये पता भी होना चाहिए कि क्वेश्चन में जब आप टेक्निक्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, कि वहाँ पे कौन सी काउंटर वैल्यूज से हमें काम करना है नहीं करना है। तो ये चीज़ आप प्रैक्टिकली घर पे बैठे करेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। मेन एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपकी जो स्ट्रेटजी है क्वेश्चन सॉल्विंग की वो आपकी फिर सही तरीके से वर्क करेगी। ठीक है, ये जो हिट एंड ट्रायल वाला मेथड है ये सब हमारा घर पे ही खत्म हो जाना चाहिए। अब देखिए, अब हम इसको जब एग्जामिनेशन में करेंगे ऑब्जेक्टिव पैटर्न के बेस पे तो कैसे करेंगे कि यहाँ पे जो ये 111 है इसके साथ हमने अलग अलग किया, तो ये तो हमें सब शो हो गया इसमें कि जैसा सब्जेक्टिव मेथड में हुआ था कि इस तरीके से एडिशन आएगा जैसे हमने राइट हैंड साइड में किया है। ठीक है जी, और यहाँ से ये भी कंफर्मेशन हमें आएगी कि यहाँ से एक्स वाई जेड कॉमन आएगा। ये सारा काम चलेगा देखो मेंटली कि इसके साथ जब हम इसको लेंगे एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब को, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स वाई जेड कॉमन आएगा और बाकी चीज़ें सेम आ जाएंगे पहले जैसी। ये चीज़ आपकी मेंटली वर्क में चलनी है। अब चूंकि आपने सब्जेक्टिव मेथड ऑलरेडी कर रखा है तो ये जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न वाली जो मैं आपको थिंकिंग बता रहा हूँ ये प्रॉपरली वर्क करेगी।
ठीक है जी, मुझे तो दिख रहा है सामने से, क्योंकि मैंने इसको सब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी हल किया है और ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी आपके सामने हल कर रहा हूँ। काउंटर एग्जाम्पल से मैंने आपको बता दिया कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम इसको काउंटर एग्जाम्पल से सोल्व कर लें। ठीक है जी। तो ये जो डिसीजन मेकिंग है कि कौन सा मेथड कहाँ काम कर रहा है, ये सारा होमवर्क वाला काम है, इसलिए तैयारी करने में थोड़ा सा समय लगता है इंसान को। क्लियर। तो अब हमें पता लग गया कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास वैल्यूशन बचेगी वो 1+x, y, z बनेगी। अब जो बचा हुआ डिटर्मिनेंट है उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने आपको राइट हैंड साइड में लिखवाया है ये वाला, कि ये जब एक्सपेंशन हम करेंगे तो रिजल्ट आएगा x-y, y-z, z-x। क्लियर। ऐसा करने से हमारे पास क्या होगा, और आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि एक्स वाई जेड क्या है और ऑल डिस्टिंक्ट, ये सभी अलग अलग है, तो इसकी वजह से नॉन जीरो भी है, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या वैल्यूशन आएगी। देखिए क्वेश्चन में एक मिस्टेक थी कि इसने नॉन जीरो नहीं दिया था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम एक्स को क्या करते, अगर हम किसी भी जो एंट्री समय दी है ऑल आर डिस्टिंक्ट, ऐसा अगर हम करते तो मैं x को 1, y को 1 और z को 1, तीनों को 1 ले लेता तो वैल्यूशन हमारे पास 0 आ जाती। वो इसको सेटिस्फाई कर रही थी, लेकिन उसने मुझे पहले रोक दिया कि ये डिस्टिंक्ट नंबर है, तो ये वाला केस तो मेरा खत्म हो गया जो सबसे आसान वाला था। अब मैं एक एंट्री को 0 लेने की सोच रहा था। ठीक है जी। लेकिन एक तो ऑप्शन में आपको नॉन जीरो वैल्यूज दी हुई है, पहली बात तो ये हो गई, और जीरो लेने से जब हम चेक करेंगे इसको, ठीक है जी, तो जो हमारा आंसर आएगा ये जीरो नहीं होगा, जो वैल्यूशन जीरो आ रही है वो जीरो नहीं होगी और हमारा आंसर भी मैच नहीं करेगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन में टेक्निक्स कैसे लगनी है उसको मैनेज कर सकते हैं। अब देखिए जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सब्जेक्टिव मेथड से आप देखेंगे सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट होगा। आपको जो एंट्रीज दिखाई दे रही हैं कि एक जैसी एंट्रीज को अलग अलग तरीके से वेरिएट किया हुआ है, तो ऐसी एंट्रीज में क्या मेथड होता है कि जब हम तीनों को जोड़ेंगे C1 टेंडिंग टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा x² प्लस y² प्लस 2xy। ये आपको क्लियर होगा पहले से ही। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बनेगा, उसको हमने कॉमन ले लिया। आप जनरल एग्जामिनेशन में इससे पहले एक लाइन और बढ़ा सकते हैं कि यहाँ पे आप स्क्वायर बना के दिखाएं, ठीक है जी, और फिर एंट्रीज लिख दें, फिर आप दिखाएं कि कॉमन ले लिया हमने, टेकिंग कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम। क्लियर। अब यहाँ पे 1 1 1 क्रिएट हो गया। इसके बाद तो मेथड आपको पता है कि आपको 2 जीरो बनानी होती है, R3 माइनस R2, R2 माइनस R1, कुछ भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब 2 जीरो बन गई, उसके बाद आपको कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंशन कर दिया है इन्होंने, ठीक है। अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट एक्सपेंशन करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंशन करने के बाद ये बन जाएगा x² माइनस XY प्लस का y², क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कॉमन हमारा नहीं आ रहा, तो इस वजह से हमने क्या किया, डायरेक्ट एक्सपेंशन किया। मेन चीज़ क्या थी, हमारे पास 2 जीरो आपको जनरेट करनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये आपने क्वेश्चंस में किया भी होगा। और परफेक्ट स्क्वायर आप दोनों के ऊपर लगाएंगे तो ये a³ प्लस b³ का फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी, a² प्लस b² माइनस ab। क्लियर। अब ये आपका सब्जेक्टिव मेथड आपको पूरा क्लियर हो गया। जहां स्टेप छूट रहे थे वो मैंने आपको बता दिए क्या क्या लिखना है, क्योंकि सभी एग्जामिनेशन के अंदर रिटर्न एग्जाम आने लगा है, तो उसकी वजह से अब हमने जो लेक्चर्स हैं उसमें सब्जेक्टिव कम ऑब्जेक्टिव दोनों चीज़ें एक साथ ऑपरेट कर दी हैं। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सब्जेक्टिव मेथड से हल करना भी सिखाया, और ऑब्जेक्टिव टेक्निक कैसे ऑपरेट करेंगे, कहाँ अप्लाई होगी कहाँ नहीं होगी, वो भी इसको सिखाया जाएगा। ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव टेक्निक में देखिए हमारा जो डिटर्मिनेंट दी है वो, और हमारे आंसर सारे किस में आ रहे हैं, एक्स वाई में आ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, एक्स को 1 रख लीजिए और वाई को 2 रख लीजिए। ऐसा करने से डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी जो हम फाइंड आउट करेंगे, और ऑप्शंस में रख के देख लीजिए क्योंकि ऑप्शंस कंसाइड नहीं होंगे। एक्स को 1 और वाई को 2 रखने से ऑप्शन कंसाइड नहीं होंगे। अगर मैं यहाँ पे वाई को 1 रख लेता तो ऑप्शन हमारे पास क्या होते, कंसाइड हो जाते। ठीक है। अगर मैं कोई एक वैल्यू 0 ले लेता तो ऑप्शन हमारे कंसाइड होने शुरू हो जाते। इस वजह से मैंने क्या किया, एक्स को 0 रख के देख लीजिए आप, और वाई को 1 रख के देख लीजिए, देखते हैं ऑप्शंस कंसाइड तो नहीं हो रहे। तो ये जो ऑप्शंस हैं वो क्या आएंगे हमारे पास, 0 रखने से अब केवल वाई बच गया, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1 आ गया। अब यहाँ वाई को आप 1 की बजाय 2 रख लीजिए, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 आ गया, 8 का स्क्वायर आ गया। ठीक है जी।
क्लियर। एक्स को 0 रखा, वाई को हमने 2 रखा, और 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आया, 4 का क्यूब आ गया बी ऑप्शन। सी ऑप्शन में माइनस का 4 का क्यूब आएगा, और चौथे ऑप्शन में माइनस में 2 टू 4 टू 8 का क्यूब आएगा। तो ठीक है, इससे हमारे आंसर क्या आ रहे हैं, ऑप्शंस आपके डिफर आ रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात आपको ये। तो x को 1 और y को 1 रखने से हमारा ऑप्शन, हमारे जो ऑप्शन से कंसाइड हो रहे हैं, तो इस पेयर को हम नहीं ले सकते, इस पेयर को हम यहाँ पे ले सकते हैं, x को 1 और y को 2। फिर हमने एक एंट्रीज को इजी करना चाहा कि हम x को भी 0 ले लें और y को भी 0 रख लें, सॉरी x को 0 रख लें और y को हम 2 रख लेते हैं। क्लियर। इस तरीके से देखिए, हमने 2 इसलिए लिया, अगर मैं y को -1 रखता तो फिर एक ऑप्शन रहता, क्योंकि क्यूब और स्क्वायर करने से 1 या -1 का स्क्वायर क्यूब करने से ऑप्शन कंसाइड होने शुरू हो जाते हैं लगभग। तो इसलिए मैंने y को डिफरेंट वैल्यू रख ली है 2, क्योंकि मुझे पता है कि ऑप्शंस में क्या आएगा, एक डिफरेंट चीज़ यहाँ पे क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी, इस वजह से। क्लियर होगी बात आपको ये। ठीक है, तो देखिए 2 ऑप्शन का एक कॉम्बिनेशन है इनका, और इन दोनों ऑप्शंस का एक कॉम्बिनेशन है। क्लियर। तो आपको सब्जेक्टिव मेथड क्लियर हो गया, ऑब्जेक्टिव मेथड क्लियर हो गया। तो आप जब भी घर पे क्वेश्चंस करते हैं तो 2 चीज़ आप ऑपरेट करें, जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अब दोनों पैटर्न से समझना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सभी एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव पैटर्न आना स्टार्ट हो गया है। क्लियर होगी बात आपको ये, और इससे आपको एक क्लैरिटी भी आएगी। दोनों चीज़ें होती हैं, खाली ऑब्जेक्टिव पे काम करने से भी माइंड अलग तरीके से वर्क करता है। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ और वो देखिए आप, एक चीज़, एक जो वॉचिंग है क्वेश्चंस की, एक मैं और बताता हूँ आपको। जैसे हमें ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर मेरे पास कॉमन आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से भी आप इसको मेथड सेकंड डाल लीजिए, ऑब्जेक्टिव वाला मेथड फर्स्ट इसको डाल लीजिए। ये सब होमवर्क है, हिट एंड ट्रायल है। देखिए मैं भी अभी सोच ही रहा था तो मेरे माइंड में ये चीज़ क्लिक हो गई कि यहाँ पे जब हम इसको ऐड करेंगे तो फर्स्ट कॉलम के अंदर x प्लस वाई का होल स्क्वायर बनेगा सब जगह, वो कॉमन आएगा। अब यहाँ तो स्क्वायर जनरेट नहीं हो रहा बी ऑप्शन में, इसमें जिसमें स्क्वायर दिए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों ऑप्शन आपके क्या हो गए, डिस्कार्ड हो गए। क्लियर। तो यहाँ से भी ऑप्शन डिस्कार्डिंग मेथड आपका काम करने लगता है कि 4 में से आपके पास आधी मिनट है, तो 2 ऑप्शन आपने कैंसिल आउट कर दिए। अब पॉसिबिलिटी क्या है आपकी, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, दोनों हो सकती हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि x इसमें एक, सॉरी x इसमें एक पॉजिटिव इंटीजर आपके पास है। ठीक है जी। तब हमें ये देखना है कि डिटर्मिनेंट के अंदर जो फैक्टोरियल दिए गए हैं इनको ओपन करने से क्या बनेगा। ठीक है जी, सब्जेक्टिव अप्रोच की तरफ ध्यान देते हैं कि ये जितने भी, जैसे फैक्टोरियल x यहाँ पे है, इसके साथ फिर यहाँ पे इसमें 1 ऐड हो रहा है, तो इस एंट्री को हम ब्रेक करेंगे तो x प्लस 1 बाहर आ जाएगा और उससे एक कम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से x प्लस 2 और x प्लस 1 और फिर फैक्टोरियल बचेगा x। तो इस तरीके से फैक्टोरियल x पहली रो में से कॉमन आएगा। क्लियर। तो सबसे छोटा जो नंबर है वो कॉमन आएगा, फिर दूसरी में से फैक्टोरियल x प्लस 1 कॉमन आएगा, तीसरी में से फैक्टोरियल x प्लस 2 कॉमन आएगा। ये एक सेंट्रल आइडिया आपके माइंड में आ गया। तो इसी वजह से इसमें लिखा गया है टेकिंग कॉमन। ये ओपन करके, ये थोड़ा सा यहाँ पे छूट रहा है इसमें लेंथ की वजह से, तो यहाँ हमने क्या किया, इसको ब्रेक करके फिर कॉमन ले लिया जो मैंने आपको बताया। ठीक है जी, तीनों में से R1 R2 R3 में से कॉमन ले लिया। अब ये डिटर्मिनेंट हमारे पास बच गई x प्लस 2 फैक्टोरियल। क्लियर। और ये आपका डिटर्मिनेंट, आपका ये डिटर्मिनेंट बच गया। अब यहाँ वही है, यहाँ 1 1 क्रिएट हो गया तो 2 0 क्रिएट करेंगे, R3 माइनस R1 R2 माइनस R1। ठीक है जी, 2 0 क्रिएट हो गई, बाकी सब ये प्रोडक्ट में चलता ही रहेगा यहाँ तक। क्लियर। अब इसके बाद एक्सपेंशन करेंगे, एक्सपेंशन करने के बाद ये वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन्ड हो रही है। ठीक है, जो कि आपका बी ऑप्शन है। तो सब्जेक्टिव मेथड आपको क्लियर हो गया।
अब चलते हैं जो ऑब्जेक्टिव मेथड की तरफ। इसमें क्या करना है, जो मैंने आपको कॉमन लेने की प्रक्रिया बताई है वो तो सेम ही है कि फर्स्ट जो आपका कॉलम है, अगर आपने फैक्टोरियल के क्वेश्चन किए हैं ठीक से, तो हमें पता है कि ये अपने से छोटे नंबर में ब्रेक होता है, तो उस ब्रेक करने से यही चीज़ कॉमन आएगी। और ये कॉमन हमें कहाँ दिखाई पड़ रहा है, हालांकि 100% कन्फर्मेशन नहीं है, क्योंकि फैक्टोरियल दूसरे बड़े नंबर के साथ जब मर्ज होगा तो वहाँ फैक्टोरियल एक्स तो ये छोटा है, अगर बड़ा कोई नंबर मर्ज करता हूँ इसमें तो वो फैक्टोरियल x+1 भी बन सकता है। ठीक है जी, तो पॉसिबिलिटी ये भी हमें लग रही है, ये तो ज़्यादा लग रही है पॉसिबिलिटी। अब यहाँ चूंकि बाकी चीज़ें नहीं दी हैं, ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर मोस्टली ये होना चाहिए। लेकिन अगर हम कंफर्मेशन की बात करें तो इसने कहा कि x एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो आप इसमें x को अगर 1 रख के देखेंगे तो सारे ऑप्शंस की जो वैल्यू हमारे पास ऑब्टेंड होगी, ये 1 और 1 2, 2 2 या 4 आएगा। ये वाला ऑप्शन 2 और 1 3, ये 6 हो गया, 1 और 1 ये 2 हो गया, तो 6 दूनी 12 दूनी ये आपका 24 आ गया। फिर ये 2 गुना 1 गुना, अब ये हो गया 4, 4 तिया 12 दूनी 24, तो ये 24 दूनी कितना आ गया, 48 आ गया। और ये तो बड़ा ही आएगा फिर। ठीक है जी, और यहाँ पे सारे ऑप्शन हमारे पास डिफरेंट आ गए, तो x बराबर 1 आप रख के देख लीजिए। यहाँ पे ये फैक्टोरियल 1 आएगा, ये फैक्टोरियल 2 आएगा, तो 2 रख देंगे। इस तरीके से वैल्यूशन निकाल के देखेंगे तो हमारे पास वैल्यूशन कितनी आएगी, 24 आएगी। ठीक है, तो अब ये दोनों मेथड मैंने आपको बता दी है, सब्जेक्टिव भी क्लियर और ऑब्जेक्टिव भी, दोनों चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। क्लियर हो गया। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें क्या बताने हैं, इसके फैक्टर बताने हैं क्या होंगे। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि जो 3 एंट्रीज हैं वो तीनों में क्या हो रही है, सर्कुलेट हो रही है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन सबसे पहला मेथड क्या होता है कि आप C1 में C1 टेंडिंग टू क्या अप्लाई करते हैं, C1 + C2 + C3, ऑब्जेक्टिव मेथड हो या सब्जेक्टिव मेथड हो। ठीक है जी, तो वही क्या है यहाँ पे, C1 टेंडिंग टू C1 + C2 + C3 को अप्लाई किया है। ऐसा करने के बाद हमने फिर क्या किया, कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद ये आ गया। अब सब्जेक्टिव पैटर्न में फिर हमारे पास 1 1 आ गया, फिर 2 0 बनाएंगे, और उसके बाद अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे आपका जो आंसर है ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब सब्जेक्टिव मेथड आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं जी ऑब्जेक्टिव मेथड की तरफ। हमारे जो भी लेक्चर होते हैं वो लगभग आधे घंटे के होते हैं। 30 मिनट में आप कंसेप्ट और शॉर्ट टेक्निक दोनों चीज़ की लर्निंग करते हैं। बाकी आपको जो यूट्यूब पे आप जो वीडियो देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैथ में कोई क्वेरी आपकी है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव टेक्निक की तरफ। किस तरीके से करेंगे, देखिए, अगर ये फैक्टर होंगे तो फैक्टर थ्योरम आप लगाइए कि अगर मैं x - a को 0 करूँगा तो बेसिकली ये क्या होगी, एक पोलिनोमियल होगी। तो पोलिनोमियल वाले कंसेप्ट से तो x बराबर a हमारे पास क्या होना चाहिए, a किसका फैक्टर होगा तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो हम a रखेंगे, यहाँ a रखेंगे, तो a b ये क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर, समझ में आ गई बात आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो x + a वाला था ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा, या तो ये आंसर होगा। तो ठीक है जी, x बराबर b रखेंगे तब भी सेम पोजीशन आएंगी। तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, फैक्टर थ्योरम का आपको यूज करना है। तो x बराबर b रखेंगे, इसको 0 रखो, तो x बराबर कितना आ गया जी, b आ गया आपके पास। क्लियर होगी बात आपको। b रखने से भी आप देखिए क्या आएगा, ये एंट्री आपकी BA 0 और BA B आ गई, और ये ABB आ गई, और ये एंट्री ABB आ गई। तो ये दो एंट्री बराबर हो गई आपकी, दो रो बराबर हो गई, तब भी वैल्यू 0 आएगी। तो इसका मतलब ये भी एक फैक्टर होगा। अब दोनों ऑप्शंस में दोनों चीज़ें सेम हो गई। अब बात रह गई किसकी, x + a की और x - a - b की। तो ये आपको कंसेप्ट से पता है कि अगर 3 एंट्री आपकी सर्कुलर ऑर्डर में आ रही है, जैसे हमने आपको बताया था पहले कि एक सर्कुलेंट होता है,
ठीक है जी। सर्कुलेंट के अंदर क्या होता है, ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी, ये सर्कुलेंट होता है, साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। अगर ऐसी एंट्रीज आ रही हैं तो हम उसमें जनरल रूल क्या होता है कि सारी एंट्रीज को एक कॉलम के अंदर ऐड करते हैं, यहाँ पे तो सेम एंट्रीज कॉमन आ जाती है। तो वहाँ से मेरे माइंड में आ गया कि x प्लस ए प्लस बी तीनों जगह घूम रहा है, तो ये तीनों में से कॉमन आएगा। तो हमने इस तरीके से अपना आंसर विदाउट कैलकुलेशन ऑब्टेन कर लिया। ठीक है जी। तो ये जो मेथड्स ऑब्जेक्टिव वाले हैं ये बुक में आपके नहीं लिखे हैं, ये कहाँ से जनरेट हुए, जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है। सबसे पहली बात है कंसेप्ट की, जब उस कंसेप्ट को डीपली पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमें क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन किससे बना है, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन आपका कंसेप्ट से बना है, और वो कंसेप्ट आपने अच्छी तरह से विजुअलाइज कर लिया तो वह क्वेश्चंस में वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा, आपको फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी कि भाई इस क्वेश्चन में इस तरीके से वर्किंग चल रही है। ठीक है जी, समझ आ गई ये बात आपको। तो इसलिए थ्योरी के जो लेक्चर्स हैं उनको अगर आपको पढ़ना है तो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या बाकी जो प्लेलिस्ट है वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो दोनों चीज़ें मर्ज होकर चलती हैं। खाली शॉर्ट टेक्निक पर आप काम करेंगे तो भी आपको सफलता नहीं मिलेगी, खाली थ्योरी के बेस पे काम करेंगे जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव मेथड है, तब भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको दोनों चीज़ों के अंदर काम करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो कुछ शॉर्ट टेक्निक सीधी चलती है, कुछ आपकी कंसेप्ट से जनरेट होकर चलेंगी। क्लियर। तो इसका मतलब कंसेप्ट हमारा मजबूत होना जरूरी है। पेपर चाहे आपका इजी आए, चाहे मॉडरेट आए, चाहे डिफिकल्ट आए, जिसके कंसेप्ट मजबूत हैं वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव वे में रहेगा। पेपर आसान आए चाहे मुश्किल आए। अब कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं कि जी पेपर बहुत आसान आ जाता है, तो जो कमज़ोर बच्चे हैं यानी कि जिनकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। देखिए 125 क्वेश्चन में अगर कर रहा हूँ तो जिसको आसान लग रहा है वो 100 कर लेगा, लेकिन जिनकी अच्छी तैयारी है, जिन्होंने एक डिफिकल्टी लेवल को फेस किया है, तो वो 110 पे जरूर पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये 100 वाला कैंडिडेट भी 110 ही कर देगा कम तैयारी में, ऐसा मुश्किल से 1% होता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है जी। तो मेन चीज़ क्या है, कोर कंसेप्ट क्या है कि आपकी जो लंबे टाइम से जो तैयारी की हुई है, जो डेली अपडेशन आप लोगों ने किया है, जो डेडिकेशन आपका है, वही आपका फील्ड में यानी कि एग्जामिनेशन हॉल में काम करता है। ठीक है जी। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।